सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब सुरक्षित होंगे, अपने अपने परिवार के साथ और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के बारे में है। वो सेक्शंस जिसका इस्तेमाल नाजायज भी किया जाता है और जायज भी किया जाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 151 की। ये वो सेक्शन है दोस्तों जिसका इस्तेमाल पुलिस कभी भी कर सकती है और भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल करती भी है। दोस्तों ये वो सेक्शन है सीआरपीसी का 151 जिसमें आमतौर पर जो लोगों पर लगा दिया जाता है, और इस सेक्शन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो पुलिस को अनाप शनाप पैसे जो वो डिमांड करते हैं दे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 151 सेक्शन जो है सीआरपीसी का वो कब लगाया जाता है और किस कंडीशन में लगाया जाता है, इसके साथ और कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सेक्शन 111 सीआरपीसी की। तो सेक्शन 111 सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इस व्यक्ति के माध्यम से शांति भंग हो सकती है या समाज में ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचना देती है कि साहब इस व्यक्ति से खतरा है और इसके माध्यम से हो सकता है कि शांति भंग हो जाए, इसलिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं कि इस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। तो जब कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं तब जाकर के उस पर सेक्शन 107 सीआरपीसी का लगाया जाता है। 107 सेक्शन तब लगाया जाता है तब उसको अगर खतरा होता है कि भाई इस व्यक्ति से शांति भंग होने का या समाज को इस तरह से खतरा हो सकता है, इसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, तब जाकर के ये सेक्शन लगाया जाता है। इसके साथ ही एक और सेक्शन है 116। तो जब मजिस्ट्रेट उनको बुलाते हैं कोर्ट में तो 116 सीआरपीसी के माध्यम से वो ये चेक करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस व्यक्ति से शांति भंग हो सकती है। उसकी जांच होती है, इंस्पेक्शन होता है, उससे पूछा भी जाता है कि भाई ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी किन ऐसी एक्टिविटीज या गतिविधियों में आप हो जिसकी वजह से खतरा हो सकता है। तो ये दो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, 107 और 116। इसके अलावा जो मेन सेक्शन है वो 151 है। अब हम बात करते हैं, ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस अकेले सेक्शन में पुलिस को किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती है, वो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको गिरफ्तार भी करती है तो उसके भी कुछ नियम है। नियम ये है कि जब वो आपको गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कस्टडी में अगर वो बैठा के रखते हैं, नाजायज कस्टडी कहलाती है, इल्लीगल कस्टडी। अगर वो 24 घंटे पूरे हो गए फिर भी पूछताछ या जांच के नाम पर आपको बोलती है कि नहीं बैठना पड़ेगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 151 में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है और हाथ के हाथ इसकी बेल हो जाती है, बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कभी आपस में पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है या राह चलते किसी से झगड़ा हो जाता है या छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस पर नॉर्मली 151 लग जाती है। 151 लगा करके फिर मेडिकल जांच के लिए आपको ले जाते हैं, उसके बाद वो सीधा कोर्ट ले जाते हैं। तो कोर्ट में इसकी जो जमानत होती है वो हैंड टू हैंड हो जाती है और इस धारा के लगने से आप मुजरिम साबित नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है बेसिकली इसलिए है कि भाई इस व्यक्ति से या इस पर्टिकुलर इंसान से हमें या समाज को, सोसाइटी को खतरा हो सकता है। तो नॉर्मली 151 लगा करके उनको थाने ले जाते हैं। वहां थाने के बाद उनकी वहां पर फाइल बनाई जाती है, उसके बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है सरकारी अस्पताल में और उसके बाद उनको सीधा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो पेश करने के बाद इसकी जमानत हैंड टू हैंड हो जाती है। तो दोस्तों कभी ऐसा आप मत करना कि अगर आपके ऊपर 151 लगी है, सबसे पहले अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर सेक्शन कौन सा लगा है, क्योंकि सेक्शन नहीं लगा हो मालूम होगा आपको
तो फिर वही सेम चीज होगी कि आपको कानून की जानकारी नहीं है और वो आप पे कोई भी सेक्शन बताएंगे, थोपेंगे कि हमें इस सेक्शन में आपको पकड़ रहे हैं, मगर वो लिखित में आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। और वो दूसरे सेक्शंस बता करके आपसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की डिमांड भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। 151 में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, हैंड टू हैंड बेल होती है, किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती है और 151 लगने के बाद आप मुजरिम साबित नहीं होते हो, आप मुजरिम नहीं कहलाते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में आपको यही चीज बोलता हूं क्योंकि एक छोटी सी लीगल टिप जो है वो किसी के काम आ सकती है। अगर आपके कोई सवाल हो या आप किसी प्रकार की कोई वीडियो चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी नजर में हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक ये लीगल प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने और वकील होंगे जो आपको एक फ्री एडवाइस देते हैं। लीगल नॉलेज, लीगल चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है आज की डेट में, वरना कोई भी आपको कैसे भी फंसा सकता है। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज के लिए बस इतना काफी है मुझे लगता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।